अगला सेशन हमारा हेल्थ से रिलेटेड है देवी और सज्जनों, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं किसी भी समाज और देश के लिए। और हेल्थ में एक और भी ये हमारे सामने एक पाबंदी रहती है कि चूँकि डॉक्टर्स के समय की बहुत कीमत इस रूप में है कि उनका एक एक पल जो है मरीजों के काम आता है, ज़रूरतमंदों के काम आता है, और इसलिए किसी की ज़िंदगी बच सके, उसमें कहीं कोई लापरवाही, कोताही, देरी ना हो, तो इसलिए उनका समय बहुत बहुमूल्य हो जाता है। इसलिए बिना समय गंवाए रक्षा क्षेत्र के बाद अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की विभूतियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर आने के लिए। इस सेशन में हमारे साथ होंगे डॉक्टर बी के शर्मा साहब, HOD ऑर्थो, सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स BLK हॉस्पिटल, डॉक्टर रजनीश मोहन सिवान, CMO माता गुजरे हॉस्पिटल, और साथ में चेयरमैन IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शरद अग्रवाल साहब। उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। आइए इन गेस्ट का हम वेलकम करें, स्वागत करें। हेल्थ सेक्टर के इन विभूतियों को जो कि अपने अपने प्रोफेशन में तो लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में और समाज में एक चेतना पैदा करने के लिए भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। और वो चेतना इस रूप में होती है कि हम अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी रहें, प्रयास करते रहें, फिटनेस के लिए कोशिश करते रहें, ताकि हम एक बेहतर नागरिक, एक स्वस्थ नागरिक के रूप में देश के लिए अपना योगदान दे सकें। तो अब सीधे हम रुख करते हैं प्रखर की तरफ। प्रखर बताऊँ हमारे प्रेसिडेंट, एडिटर इन चीफ, विजन TV वर्ल्ड, जिनका कॉन्सेप्ट और जिनका विजुअलाइजेशन जो है इस रूप में साकार हो रहा है, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को यानी हेल्थ से जुड़े इस सत्र का शुभारंभ करें। प्रखर प्लीज। Thank you, Janin ji. I thank my guests who are here, who are waiting. We all are waiting to hear from them. We all are waiting to hear their wisdom. That is important. Moving ahead, let me dive into the whole health issue. Health इतना बड़ा segment है, इतना बड़ा sector है, हम इसको एक आधे घंटे 20 मिनट के प्रोग्राम में हम इसको नहीं कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ स्पार्क हम छोड़ जाएं, कुछ स्पार्क वो छोड़ जाएं जो आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी एक समाज के लिए काम किया है। आप लोगों ने समाज को हमेशा एक कोरोना से बड़ा क्या हो सकता है, महामारी से बड़ा क्या हो सकता है, इसमें कैसे हिंदुस्तान बचा, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। लेट मी बिगिन बाय शर्मा इनका आस्किंग शर्मा जी, सर हिंदुस्तान में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ के लिए जो कर्मठता है, हेल्थ के लिए जो एक एकाग्रता है, वी ऑलवेज कीप सेइंग अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम जो है उससे हम कितने को रीच कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हेल्थ सेक्टर किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, हेल्थ सेक्टर में हम कैसे समाज के लोग जुड़ पाएँ, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज क्यूरेटिव हेल्थ। सर आपने ये बिल्कुल सही कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ ही एक्चुअली क्योर है। किसी भी डिजीज़ को होने से पहले अगर रोक दिया जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और आजकल कुछ सालों में ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काफ़ी एडवांस स्टेज पे काम हो रहा है। उसमें पेशेंट्स को अवेयरनेस भी दी जा रही है, बताया भी जा रहा है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। चोट लगने से पहले भी या कोई और बीमारी, हार्ट की बीमारी होने से पहले भी। तो इस चीज़ पे ये जो डिकेड है एक्चुअली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के हिसाब से ही जाना जा रहा है, जिसमें हम लोगों का बहुत फोकस है, चाहे ये ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कार्डियोलॉजी या कोई और स्पेशलिटी हो। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। कई बार कुछ छोटी सी चोट लगती है और लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में वो चोट इतनी बड़ी हो जाती है कि बाद में जाके बहुत जॉइंट को इनको अफेक्ट करती है। और कई बार एलिमेंट बहुत छोटा सा होता है, वो वैसे भी ठीक हो जाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो डॉक्टर के पास जाने से, स्पेशलिस्ट के पास जाने से घबराएं ना, शर्माएं ना, अपनी उसका राय लें और उसका टाइमली निदान करें। वो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव स्टेप ये भी है कि लोग जा ही नहीं पाते और चीज़ को जो जिसका इलाज हो सकता था उसको ना इलाज कर लेते हैं, या कोई बीमारी जो छोटी सी थी उसको बहुत अर्ली स्टेज पे ठीक किया जा सकता था, बाद में वो सर्जिकल की तरफ चली जाती है। तो बहुत सारी सर्जरीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी एलिमेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।
इसलिए जोर इसी पे दिया जाना चाहिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ही एक्चुअल हेल्थ केयर। यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि हम कभी हेल्थ को पैसे से नहीं देखते। मैं तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ तो सब कुछ फ्री ही होता है और सब कुछ फ्री ही किया जाता है, और अब तो और ज़्यादा स्ट्रेस है कि पेशेंट विल नॉट पे इवन ए सिंगल पैसा। सो वी विल बी मैनेजिंग बाय दिस फॉर्मूला। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की तरफ आप अटेंशन था। मेरा ये था कि सिस्टम में पूरे देश में वी हैव सीन व्हाट इज हाउ अ बिग फियास्को वाज ओबामा केयर। हिंदुस्तान में रह के हमको लगता है कि ओबामा केयर बहुत बढ़िया था, और कितनी उनकी पॉपुलेशन है प्रोपोर्शनेट टू इंडिया पॉपुलेशन। ओबामा केयर कैसे फ्लॉप हुआ, ये उसके बाद कितना टाइम लगा उसको फिक्स करने में, एंड द अमाउंट ऑफ मनी जो हम लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं सर, दिस इज अनबिलीवेबल। I was not talking about the individual self, I was talking about the country as a whole and the investment that is going on and the fund that is getting into it. And now let's move ahead. Indian Medical Association के President Dr. Sharad Agarwal जी हैं। सर, मैं तो Indian Medical Association के कवरेजेस पे आता रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोरोना में जो काम किया, जो आपने आह्वान दिया था, शायद वो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, दैट इज़ वर्थ आई मीन एज मैनी, वो कई डिकेड्स तक उस बात को लिखी जाएगी जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत सरकार के साथ मिलकर कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे। जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंडोर्समेंट किया था वैक्सीन का, सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिजर्व्स all the kudos and all the support that is there. Can you talk a little bit about your experience or the Indian Medical Association? How tough has been the call to take that COVID में आपने डॉक्टर्स को कहा आइए जाइए और काम कीजिए, और कैसे आपने ये उनसे कहा कि हम भारत सरकार के साथ इतने कम टाइम में जो वैक्सीन बना उसका इंडोर्समेंट किया, कि नहीं तो क्या हालत होता सर, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये प्रिवेंटिव cause, a precaution, but you stood your ground. IMA stood its own ground, and with such a big network that IMA has, we just are proud of you. Thank you, Mr. Pranav. See, Indian Medical Association is the largest association of doctors in the world. It has 1700 branches across entire country with 4 lakh members. Very rightly said by you that during COVID, जब COVID आया तो सभी लोगों को नहीं पता था कि कोविड है क्या, बीमारी क्या है। इट वॉज न्यू फॉर द वर्ल्ड, इट वॉज न्यू फॉर द कंट्री ऑल्सो, एंड वी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज नेवर बीन ऑन द बैक सीट. It is always in the front seat, and whenever we have any problem, any problem related to the health, Indian Medical Association stood up and always did, whether it is during with the HIV/AIDS or TB control or the polio eradication, whatever, whenever we have any problem, there is the Indian Medical Association. And the same happened with the COVID. Yes, कोविड के शुरू में आप जब ये हालत थी कि लोगों को ये नहीं पता था करें क्या, और परिवार के लोग अपने मरीजों को छोड़ के जा रहे थे अस्पताल में और डर रहे थे छूते हुए, उस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने दिन रात, या उस समय पहली वेव में मुझे याद है जब 140 GSM की किट पहन के हम लोग काम करते थे, और उस समय किसी को पता भी नहीं था. एवरी डे देयर वाज रिजीम वाज चेंजिंग, कौन सी दवाई दी जाएगी, कौन सी दवाई से अच्छा इफेक्ट है, किसी को नहीं पता था. और उस 140 GSM की क्योंकि अप्रैल में शुरू हुआ यहाँ पे करीब, और अप्रैल से लेके आप समझ सकते हैं गर्मी कितनी होती है, उसमें 140 GSM की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक वो पहन के, जिसमें कि उस समय इतना डॉफिंग का इतना डर था, इवन सबको पता ही नहीं था. तो एक बार पहन लिया तो वो फिर 24 घंटे 48 घंटे तक उसको कुछ करना ही नहीं है. बहुत टफ टाइम था, लेकिन उस समय सबको लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है. दैट इज वाई वी बिकम द डॉक्टर्स और द हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड नोबडी आस्क्ड अस. हमसे किसी ने कहा नहीं कि आप अपने घर से आके हमारी हेल्प करो, लेकिन हमने स्वतः अपने आप अपनी जिम्मेदारी को समझा और सरकार के साथ वॉलेंटरली हमने पार्टिसिपेट करा. एंड यू नो द एंड रिजल्ट, पूरे वर्ल्ड ने इंडिया का कोविड मैनेजमेंट को सराहा. एंड वो कोविड मैनेजमेंट क्या था,
the less number of mortality. And it is all because of the doctors and the hospital and the healthcare workers. But there is a sad part which probably nobody discuss and they talk about. We lost 2,000 doctors. We lost the life of 2,000 doctors. Nobody is talking about that. Nobody is asking that what happened with their family. And you won't believe 30 ईयर एज के डॉक्टर, 35 ईयर एज के डॉक्टर, क्योंकि आईसीयू के अंदर आपने देखा होगा यंग डॉक्टर्स ड्यूटी करते थे, और आईसीयू के अंदर वायरल लोड सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट थे वही आईसीयू में जा रहे थे, और जब उनका वायरल लोड सबसे ज़्यादा था एंड दे वर एक्सपोज, बहुत सारे यंग डॉक्टर एक्सपायर हो गए, बट उसका कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे वायदे करे गए, फिर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से अपने मेंबर से फंड इकट्ठा करके काफ़ी यंग डॉक्टर्स की फैमिली को हमने कुछ कंट्रीब्यूट करा, 10-10 लाख रुपया, बट आई डोंट थिंक इट इज सफिशिएंट। उनका कुछ होना चाहिए। लेकिन आईएमए ने अभी, जैसा अभी आपने प्रिवेंटिव पे डॉक्टर साहब से पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आओ गांव चले प्रोजेक्ट हमने रीलॉन्च करा है, और आओ गांव चले प्रोजेक्ट में हमारी मोर देन 1700 ब्रांचेस पूरे देश में, उनसे कहा गया है हमने एक गांव को अडॉप्ट करें अपनी ब्रांच के अंदर, और उस गांव में रेगुलर प्रिवेंशन पे काम करें, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ करें, और वो रेगुलर फिनोमेना हो, वो केवल बैनर में और फोटो शूट के लिए ना हो। इट शुड बी ए रेगुलर वन, ए रेगुलर डॉक्टर्स की टीम जाए वहाँ प्रिवेंशन पे काम करे, वहाँ डूज एंड डोंट, किसी भी सीजनल बीमारी के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप बचाव कर लेंगे तो फिर आपको रोग की जरूरत ही नहीं, रोग होगा ही नहीं। इस पे हम लोगों ने काम शुरू करा है। करीब 1000 ब्रांचेस ने हमारी अभी तक गांव अडॉप्ट कर लिए हैं, और बहुत ही जल्दी हम 1700-1750 गांव अडॉप्ट कर लेंगे, और 25 जून को हम एक मेगा इसका रीलॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश में सारे गाँव में हम एक साथ एक्टिविटी करेंगे, और जो हमारे विजनरी लीडर डॉक्टर केतन देसाई उसको इनॉग्रेट करेंगे, और हम लोग अहमदाबाद में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। थैंक यू सर फॉर दिस लेटेस्ट इनपुट, बिकॉज हमेशा ये कहा जाता था कि गांव को हेल्थ मुहैया नहीं होता या गांव में हेल्थ संभव नहीं होता। जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक दिस इज़ वर्थ टू बी ऑन द टॉप हेडलाइन ऑफ एनी न्यूज़ आउटलेट, and I assume that this you will only further strengthen it and make it. We have 6,50,000 villages. We have to approach it, and that could be one of the way. एक इसी का एक corollary example है कि एकलव्य स्कूल पहले बहुत छोटे थे, सिंपल थे, नहीं बन पा रहे थे, लेकिन आज एकलव्य स्कूल जिस तरीके से एक्सपैंड किया है तो हम गांव में एडुकेशन ले पाए, तो लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम गांव में हेल्थ भी लेके जाएं। नेक्स्ट मूविंग अहेड, मेडिकल में ये कहा जाता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है। आपको कोई बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको कौन देखता है, और यदि वो कोविड का बीमारी हो तो उस वक्त आपको कौन देखता है, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। दिल्ली में, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली में रहने वालों के लिए, जो एमसीडी के एरिया में रहते हैं, एनडीएमसी यहाँ हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, दे वर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। रजनीश जी, डॉक्टर रजनीश जी, आई एम रियली थैंकफुल that you could take time out your schedule. Everybody here has taken time off their schedule. Lekin Rajneesh ji, how was the first situation when it arose, when COVID was there in Delhi and municipality? I mean, I can't believe, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो म्यूनिसिपैलिटी के पूरे सिस्टम के लोग जाते थे, डॉक्टर्स तो होते ही थे। जो छोटा एक कर्मचारी होता उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उनके वहाँ से जो बायो जो वेस्ट है या जो भी है हम उसको नहीं उठाएंगे। हाउ द होल टीम वर्क, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो। आई मीन, कैसे एज अ डॉक्टर हाउ you yourself worked on it, how you motivated the team, because municipality is the first responder for any place in the whole country, sir. सर, सबसे पहले तो मैं प्रणब जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया कि आके मैं अपने कुछ शेयर कर सकूँ जो विचार हैं, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, और सबसे बड़ी बात जो ऑडियंस अभी हमें सुन रही है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस टाइम पे कोविड आया था और जब हुआ था कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया था, तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन का वातावरण आप माने कि रहा था। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या होगा, कैसे इसका कंटेनमेंट होगा, कैसे हम इसके अगेंस्ट अपना काम कर सकते हैं। तो जो एक उस टाइम पर मैं जो था, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे CMO हेडक्वार्टर था साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। अब तो ये MCD हो गई है। तो उस टाइम पर मेरे को नोडल फॉर हेडक्वार्टर भी बनाया गया था। और जब हमारी शुरुआत हुई कि इस तरीके से हुआ, तो इनिशियल जो फरवरी में ही हमने अपनी जो पॉलिसीज़ थी या जो प्लानिंग थी, क्योंकि पता तो लग ही गया था कि वहाँ से अब कोविड जो है आ गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई है, हमें काम करना था। तो जो हमारी सीनियर हायरार्की है, उन्होंने सारी व्यवस्था करने के लिए, जो भी अभी बात हुई थी रिसोर्सेज की, प्रणब जी रिसोर्सेज की बात कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में रिसोर्सेज का अभाव भी रहता है और MCD उससे अछूता नहीं है। चाहे रिसोर्सेज में आप बात करें मैन की, मटेरियल की, मनी की या मिनट की, तो आप देखें कि उन रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने अपनी सभी पॉलिसीज़ को, जो हमारे तत्कालीन कमिश्नर साहब थे उन्होंने और सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ पॉलिसी डिसीजन किया, क्या हमें करना है, कैसे करना है, और उसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारा कोई भी ऑफिस से बैठ के नहीं हो सकता है। तो पहला डिसीजन कमिश्नर साहब का या हमारे MCD में यही लिया गया कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं फर्स्ट हाफ में दे विल बी इन द फील्ड। वो फील्ड में जाएंगे, फील्ड में सुपरवाइज करेंगे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में भी घबराहट थी। चाहे आप हेल्थ केयर वर्कर की बात कर लें, चाहे आप किसी और सफाई कर्मचारी की बात करें, हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, तो सबके मन में एक भय था, उसको मोटिवेशन चाहिए था। तो सभी सीनियर अफसरान को यही आदेश थे कि वो पहला हाफ अपना फील्ड में गुजारेंगे। और जो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन था, वो इस तरह से था, मान लीजिए अगर हमारे पास 22,000 स्वच्छता सैनिक काम कर रहे थे और हमारी प्राइम ड्यूटी है कि सैनिटेशन, सड़कों को साफ़ करना, हर जगह की सफाई करना, रोड्स को मेंटेन करना, क्लीन करना, तो उन सबको आदेश था कि आप अपना करेंगे, और वो सब उन्होंने अपनी ड्यूटी, पूरे अपनी जिम्मेवारी को निभाया। इसी तरीके से मान लीजिए जो लोग थे हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको ये था कि वो जो जाएंगे सैनिटाइजेशन का उनको काम दिया गया। उसके लिए उन्होंने ये भी करा कि हमारे पास जो भी अवेलेबल पिट्ठू थे, मान लीजिए 1000 पिट्ठू थे, मतलब चाहे हमारे पास मोटराइज्ड सैनिटाइज़र पंप्स थे, या हमारे पास इवन जो हॉर्टिकल्चर में गाड़ियाँ होती हैं जो हम पानी छिड़कते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, और उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और वो सब बना के, मतलब कैसे हमने पूरे शहर में या पूरा जो हमारा एरिया था उसमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। दो उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल समस्या आ रही थी वो ये थी कि कोविड से निपटने के लिए जो सामान हमें चाहिए था, जो सामान था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी। इसको हमने बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत हमने प्रयास करके हमारे को, जैसे चाहे N95 मास्क की बात कर लीजिए, PPE किट की बात कर लीजिए, चाहे आप उस टाइम पे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, तो इसको मतलब मुहैया कराना ही एक सबसे बड़ा अपहिल टास्क या आप चैलेंज कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना सारा जो है ध्यान लगाया, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, चाहे दिल्ली सरकार कह लें, चाहे मैं कहूँगा कि कुछ हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे जिन्होंने आगे बढ़े, CSR के रूप में हमारी MCD को डोनेशन दिया, चाहे उसमें एक्सिस बैंक हो, IOCL की भूमिका हो, डैम्स की भूमिका हो, मिंट हो, DLF हो, ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने की वजह से MCD को कुछ और रिसोर्सेज मिले, हम कुछ और साधन इकट्ठे कर पाए, और हम जो प्राथमिक जो हमारा कार्य था कि हमें फील्ड पे रहना है, फील्ड पे कोई भी चीज़ है, सैनिटाइजेशन कहीं से खबर आ रही है, सैनिटाइजेशन करना है। इवन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में जो डेड बॉडीज़ थी, जैसे क्रीमाटोरियम थे, वो भी उनके पास थे, तो उनका कैसे उनको करना है, मतलब वो उस टाइम का सबको पता है कि कैसा क्या माहौल था। लेकिन अपने हौसलों को, सभी का हौसला बनाए रखने के लिए SDMC ने ना केवल ऐसे वो किए, बल्कि वेलफेयर मेजर्स भी लिए गए। SDMC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे पहली बार ये कहा गया कि अगर किसी की कोविड से मृत्यु हो जाती है, किसी कर्मचारी की, तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, प्लस उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको कंपैशनेट जॉब दी जाएगी। तो लोगों का मनोबल बढ़ाया गया, और
अगर आप बात देखें, जैसे अगर हम 4T की बात करते हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी, वो कम्युनिटी में जाके RT-PCR टेस्ट करना हो, रैट टेस्ट करना हो, तो कम से कम भी नहीं तो 3 लाख के करीब टेस्ट करे गए। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं था, तो हमारे कमिश्नर साहब का विजन था कि कोई ऐसा हॉस्पिटल हमारे पास होना चाहिए जो कभी ज़रूरत पड़े। SDMC के पास नहीं था, MCD के पास तो थे। तो उन्होंने माता गुजरी हॉस्पिटल जो तिलक नगर में स्थित है, उसमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में और पूरी मेहनत करके उसको इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे हमारा कोविड हेल्थ सेंटर भी चला, 60 बेडेड ऑक्सीजनेटेड जो हमारा सेंटर चला, उसमें लगभग 120 मरीजों को दाखिल भी किया गया। एक की मृत्यु हुई, बाकी लोग सकुशल वहाँ से डिस्चार्ज किए गए। तो प्रयास निरंतर है। और मतलब उसके बाद चाहे आप बात करें कि ट्रैकिंग की अगर बात करें, तो हमारे पास जितना भी मान लीजिए 333 ANM के करीब स्टाफ था, कुछ LHV थे 600-700, उनको फील्ड में भेजना, ये आप सबने भी देखा होगा कि उनको फील्ड में जाना है, जाके जो है वहाँ पे उनको क्या कहते हैं सर्विलेंस एक्टिविटी करते थे वो। तो उसमें कम से कम भी नहीं तो 60 लाख लोगों के पास हो गए हैं और कम से कम 18 लाख उन्होंने हाउसेस कवर करे हैं सर्विलेंस एक्टिविटी में। और लास्ट अगर बात करें टी की टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का SDMC ने भरपूर इस्तेमाल किया। उस टाइम पे हमने अपनी जितने भी हेल्थ यूनिट्स थे उनके GIS मैपिंग कराए, जिसको आगे चलकर हम डेवलप करना चाहेंगे कि उसमें हम क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या इक्विपमेंट है, अगर हम ये मैपिंग कर देते हैं तो जो दूसरी जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार भी सुविधा दे रही है, राज्य सरकार भी सुविधा दे रही है, और GIS मैपिंग एक इंस्टीट्यूट की हो जाती है, तो उसमें एक इंटर कोऑर्डिनेटेड मतलब एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होकर अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ उसी दौरान MCD ने स्मार्ट ऐप लाए और जो मोबाइल में अटेंडेंस का ऐप उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए किया। SMS के जरिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्थ एजुकेशन को देते हुए बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। और आप उस टाइम पे देखिए जैसे काउंसलिंग सेंटर हैं, हमने अपने डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया, हमने उनको कहा कि काउंसलिंग करें, किसी लोगों को कोई परेशानी है तो उनको काउंसलिंग के लिए हमारे पास कॉल आते थे, हमने अपने काउंसलिंग सेंटर बनाया। हमने उस टाइम पे ऐसा भी सेंटर बनाया कि जो कॉल सेंटर था, कोई मरीज को क्या है परेशानी कैसे है, जो उनका हालचाल पूछते थे, उनको मतलब बोलते थे, रोज़ उनको रोज़ उनका मतलब अपडेट करते थे। तो इस तरीके से हर पहलू पे जो है MCD ने एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम किया। Thank you, and it is indeed the whole medical fraternity, the whole doctors fraternity has done amazing. हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया जी भी है। सर, एक तो डॉक्टर का रोल निभाना और उसके बाद इंडिविजुअली समाज में जा कर के काम करना। लोग कहेंगे कि ये तो A1 एंड द सेम थिंग है, आप तो हॉस्पिटल में भी होते तो डॉक्टर पेशेंट को ही देखते हैं, आप अपने गांव में, अपने शहर में, वहाँ के लोगों को इंस्पायर करना। Dr. Bhadoria, I just want to know, I mean, you have been to different places at such a, I mean, I won't say young age, you have achieved so much, you have been working tirelessly. Tell us your experience, because ये जानना ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअली अपने प्रोफेशन में आपकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप इंडिविजुअली लोगों के साथ जुड़ते थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। लोग कहेंगे ये तो प्रोफेशन का काम है, इसमें क्या नया क्या है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है जो लेटेस्ट है, जो न्यूज़ है सडन डेथ का, ये एक कंसर्न बनता जा रहा है। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दिस पार्ट, सडन डेथ, बट बिफोर दैट शेयर अस, बिकॉज it is not that I'm asking you a personal question, but it is also important because you are motivating a lot of people in the profession, outside the profession, and the people at large. Thank you. I know that you had you had been coming, you came quite early, and I'm a little late in bringing this session. Thank you, प्रखर। आपका प्रोग्राम ही आपके विज़न को बताता है कि आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें आपने कंट्री के विज़न को, हमारे PM साहब भी वही करते हैं, बड़े लोग वही करते हैं कि वो अपने अपने लेवल पे जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। मेरा 1997 में मेडिकल में एंट्रेंस में सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं हुए थे, बाहर नहीं जाते थे बच्चे, और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट कॉलेजेस थे, तो इसलिए बहुत महंगा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी करते थे। मैं अपने टाउन से इसीलिए जुड़ा रहा क्योंकि मैं सीधा बॉम्बे गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा फोबिया था कि मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। स्टेट PMT में मैं पहला ऑल इंडिया वाला था,
बट मैं अपने यहाँ के लोगों से जुड़ा रहा, तो उसके बाद हर साल मैं किसी ना किसी का सिलेक्शन होता गया, फिर वो लोग अपने अपने अलग ब्रांचेस में गए। मोटिव ये है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो आपको एक तो सुकून मिलता है, और किसी भी व्यक्ति को अगर आप आगे बढ़ने के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आपको उसको समय और टाइम देना पड़ता है। मेरे पास एक बच्ची है, वो ट्राइबल बच्ची थी, 7-8 साल पहले करीब आई थी, और वो ऐसे एरिया से है जिसमें इंडिया के कुछ लास्ट गांव में से एक थे जिनमें अभी तक लाइट पहुंची है। वहाँ के लोगों को कपड़ा भी पहनना नहीं आता है, बट वो हमारे साथ रहते रहते वो इतनी साथ रही है कि हम अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके साथ हमारे बच्चे खाना खाते हैं, हम उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। मैंने अपनी बेटी की तरह उसको ट्रीट किया, लास्ट ईयर उसकी शादी भी की है, कन्यादान भी किया है। तो ऐसी चीज़ें करने से ना आप उनकी कई जनरेशन सुधार सकते हैं। एक आदमी कॉन्फिडेंस दे दो, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, और आज की डेट में वो इतना अच्छा खाना बनाती है, इतनी अच्छी नई नई चीज़ें खुद करती है कि मैं कहूँगा अभी मैं उसको शादी करने के बाद फिर से लेके आया हूँ तो उसके आने से मेरे घर में रौनक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस जो मैं कहूँगा कि रोशनी से, एक दिया से 1000 दिया, रोशन तो होता है समा। मैं कोविड में अपने 40 स्क्वाड्स की इमरजेंसी और आईसीयू सर्विसेज का इंचार्ज था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सबने अपना अपना रोल प्ले किया है। कि मुझे इस चीज़ का डर था कि कोविड में जब शुरुआत में हुआ था कि हम देख रहे थे कि जैसे जसलोक हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल को बंद कर दिया था, अगर कहीं पे इतना डर था कि अगर एक कोविड पेशेंट निकल आया तो पूरा हॉस्पिटल बंद कर देंगे। तो मुझे ये डर था कि मैं इतने 10 साल से अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल मेरी प्राइड है, मेरा हॉस्पिटल अगर मेरे रहते बंद हो गया तो मेरे लिए बहुत उसकी बात होगी। हालांकि ये कोइंसिडेंस हो सकता था। मैंने अपने स्टाफ को दिन रात ट्रेनिंग किया, और मैंने बोला कभी भी तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं एक दिन में मैंने 300 फ़ोन अटेंड किए। मैं अपनी फैमिली से अलग नीचे सोता था क्योंकि मेरे फ़ोन दिन भर बजते रहते थे। और कि क्या होता है कि हमारी टीम की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जब कोई पेशेंट एकदम से क्रैश आता है, कोलैप्स करके आता है, तो हमारे 10-12 स्टाफ एक साथ उसके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। और मुझे यही डर था कि अगर मेरे साथ एक साथ इतने सारे स्टाफ को एक साथ कोविड हो गया तो मेरे पूरे डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएंगे। और मुझे वो था कि जिस दिन पहला क्रैश आएगा, जनरली वो नाइट में ही आते हैं, तो मेरे सारा स्टाफ एक्सपोज होकर मेरे डिपार्टमेंट न बंद हो जाए। खैर वो 12 बजे रात की बात थी जब कोई क्रैश आया। मैंने अपने एक स्टाफ को फ़ोन पे लगाया, मैंने कहा तुम कंटिन्यूसली मुझे बताते रहो कौन क्या कर रहा है। तो मैं जनरली फ़ोन पे नीचे बात करता था, पर उस दिन बात करने के लिए मैं 2 घंटे के लिए बाहर चला गया। मेरी वाइफ निकल के बाहर आई, बोलती तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं स्टाफ से, तुम्हें पता है रोज़ बात करता रहता हूँ। बोलते पर 2 घंटे किसी लड़की से बात तो नहीं कर रहे हो? तो इस तरह से हमने अलग अलग तरीके से अपने लेवल पर काम किया है। मैंने एक ट्रस्ट बनाया और अपने 150 स्टाफ को उनसे लोगों से फंडिंग लेके उनको पर्सनली पैसे भी दिए, मोटिवेट भी किया। दूसरी जो सडन डेथ की बात है, सडन डेथ बेसिकली इसकी कोई डेफिनेशन या परिभाषा नहीं है, बट सडन डेथ का मोटा मोटा मतलब है कि अगर आपके सिम्टम या तकलीफ शुरू होने के बाद और आपकी डेथ होने के बीच में इतना कम टाइम है कि हमें या तो वो डिसीज़ आइडेंटिफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है या ट्रीटमेंट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। आमतौर पर पब्लिक के लिए जो सडन डेथ का मतलब होता है कि हार्ट अटैक, उसका एक रीज़न भी है क्योंकि हार्ट अटैक एक उसका बड़ा रीज़न होता है, बट उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है और यहीं पे हमारी अवेयरनेस काम आती है। बेसिकली हार्ट अटैक होता है जब कोई आर्टरी 100% बंद हो जाती है, जिनको हम कोरोनरीज कहते हैं। इसमें भी पैटर्न होते हैं। सडन डेथ यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने पे थोड़ा ज़्यादा होती है, ये कि उल्टा है, जबकि कि उनकी बॉडी में ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए। बट क्या होता है कि जब यंग पेशेंट में सडन हार्ट अटैक होता है तो जनरली वो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्रिपेयर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर उन्हें कोई ब्लॉकेज नहीं है, हल्के फुल्के ब्लॉकेज हो, अचानक से 100% आर्टरी आपकी बंद होती है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी, आपका हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं था, और वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स को मान पाएँ कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में अगर मेजर हार्ट अटैक होता है तो उनमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन डायबिटिक पेशेंट्स या दूसरे वो पेशेंट्स जिनमें धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी और हार्ट उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। वो कई बार नेचुरली बाईपास बना लेते हैं, कोलेट्रल्स बना लेते हैं। इसके अलावा कोविड के आने के बाद एक कंडीशन काफ़ी स्ट्रेंज सी, अलग सी हो गई है, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो फिट लोग होते हैं उनको भी अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम पेशेंट को सोचते हैं कि इसको हार्ट की ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकिंग करते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की डेथ हो रही हैं, जैसे जिम में हो रही हैं, शादी करते हो रही हैं, तो ये हमारी मेडिकल साइंस के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, इनके बाहर जो लॉजिक्स होते हैं उनको डिफाई कर देती हैं।
इसलिए अनप्रिडिक्टेबल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें उसका ट्रीटमेंट करना और बचाव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्ट अटैक के अलावा जो दूसरे कारण सडन डेथ के होते हैं वो हार्ट की मसल की बीमारी होती है, जिनको कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कोविड भी एक इन्फेक्शन है, पर बहुत सारे दूसरे वायरल इन्फेक्शन हैं। सिंपल कोल्ड के इन्फेक्शन के बाद भी आपकी हार्ट की मसल बहुत कुछ कम परसेंट के लोगों में इन्वॉल्व हो सकती है और आपके हार्ट को कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हार्ट की मसल बहुत कमज़ोर हो जाती है तो जैसे आपकी बिल्डिंग की वायरिंग होती है, हार्ट के अंदर ही बड़ा कॉम्पैक्ट वायरिंग सिस्टम होता है। अब जब हार्ट बड़ा हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वो वायरिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका हार्ट सडनली बहुत फास्ट या बहुत स्लो बीट करके रुक सकता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि आपको सडन डेथ कर सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार एज पैदा होने के साथ ही आपको जो हार्ट का वायरिंग सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की टेंडेंसी होती है, वो भी एक सडन डेथ का रीज़न हो सकती है। कई बच्चों में, 1 साल के छोटे बच्चों में भी कभी कभी आपने देखा होगा, हेल्दी बच्चों में सडन डेथ होती है, तो उनमें वो भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा आपको जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे भी एक लंग अटैक होता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। जो लंग्स की आर्टरी है उनमें भी सडनली ब्लॉकेज हो सकता है, पर उसका जो सोर्स होता है वो अलग होता है। उसका सोर्स बेसिकली क्या होता है, अगर आपको बहुत मेजर फ्रैक्चर होता है, स्पेशली लेग की बोन्स में फ्रैक्चर होता है, आपके पैर में क्लॉट बन सकते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी है, या आप बहुत समय के लिए बेड पे हैं और हिल डुल नहीं रहे हैं, या आपने अगर 4-5 घंटे का ट्रैवल भी कर लिया तब भी आपके पैर में क्लॉट बन सकता है और वो क्लॉट लंग्स में जा सकता है। थर्ड थिंग जो सडन डेथ का रीज़न है वो आपका ब्रेन अटैक बोल सकते हैं या ब्रेन हिमरेज बोल सकते हैं, कि आपकी ब्रेन की कोई आर्टरी अचानक से फट जाती है और आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसमें जो हमारे हाथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए अगर आपके जैसे कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस है तो वो ईसीजी में पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट का भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि वो अपना यंग एज में ईसीजी करा ले। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे चक्कर आते हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी सडन डेथ की है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फिजिशियन का भी अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें रेयर होती हैं, तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बहुत ज़्यादा होती है आप उन चीज़ों को ईसीजी पे भी नहीं पकड़ सकते हैं। दूसरा, इकोकार्डियोग्राफी जो होती है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, उससे आपकी हार्ट की मसल जो वीक हुई वो पता चल सकती है। आप उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अगर कोई साइलेंट हार्ट अटैक होता है तो वो आप पता कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट होता है, टीएमटी टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस इको टेस्ट होते हैं, या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, जिनसे आप ब्लॉकेजेस के बारे में पता कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें पेशेंट की अवेयरनेस और आपके फिजिशियन की अवेयरनेस दोनों बहुत ज़रूरी होती है। आप सिंपल ब्लड टेस्ट करा के अगर आप सोचते हैं कि आपने हार्ट की जांच करा ली है तो वो एक मिसकंसेप्शन है। हर पेशेंट की अलग अलग तरीके से ज़रूरत होती है और जांच हो सकती है। ब्रेन हेमरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सिंपल अपना कम से कम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना, लोगों की जो हैबिट होती है कभी भी दवाई खाई कभी नहीं खाई है, वो सडन जो राइज करता है वो डेंजरस होता है। इसके अलावा अगर आपको कभी बहुत तेज हेडेक होता है तो वो एक साइन हो सकता है कि कभी कभी आपकी ब्रेन की जो नस होती है वो कमज़ोर होती है और वो फट सकती है। लंग्स अटैक में मैंने बताया कि अगर आपको मेजर फ्रैक्चर होता है तो आपको फिजिशियन को ध्यान रखना है। आपको भी ध्यान रखना है कि पैर में अगर स्वेलिंग आती है, स्पेशली अगर एक पैर में स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, तो आपको उस चीज़ की पैर में डॉपलर करा के जांच करानी है। अगर आपको प्रेगनेंसी है तब भी आपको अगर पैर में स्वेलिंग आ रही है, आप बेड रेस्ट पे हैं, आप बहुत दिन से चल नहीं रहे हैं, तो भी उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये अवेयरनेस आपकी और आपके फिजिशियन की दोनों की होना बहुत ज़रूरी है। Thank you, sir, for that elaboration and also sharing your personal life experience. Thank you. That is what we can give to the next generation. Dr. Sharma, I have a question, additional question, if I can take a chance. Sir, ऑर्थो में जो सिचुएशन है हिंदुस्तान की जनता की, जॉइंट पेन, अब इसका क्या इलाज है? क्या ये अस्थमा की तरह, सॉरी, डायबिटीज़ की तरह उतना ही क्रॉनिक सिचुएशन बनता जा रहा है? व्हाट इज़ योर असेसमेंट एंड वेयर द होल lacuna and the problem is? Because I am told, if I'm a journalist and I know my research, आप तो कहते हैं कि वो जो सस्ता टिकाऊ इलाज है कि आप चेंज कर लो घुटने में, आप ये कर लो, आप उससे लोगों को कहते हैं कि आप मत करो. Can you elaborate a little bit on that if I've asked two important questions? मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग बड़ा आसानी से मानने लगे हैं कि घुटने में दर्द है तो जोड़ बदलना है, यही एक इलाज है. ऐसा नहीं है.
किसी भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट एक एंड स्टेज डिजीज में जाके होता है, वो भी अगर जुडिशियसली या ऑप्टिमली डायग्नोज की जाए और उस मरीज़ के हिसाब से कंसीडर की जाए तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं। हम भी बचा सकते हैं प्रिवेंटिव केयर में। आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। किसी भी जॉइंट को बीमार होने के लिए आपकी मसल वीक होनी चाहिए, आपके लिगामेंट की इंजरी होनी चाहिए, आपके मेनिस्कस की कोई इंजरी होनी चाहिए, और अगर आप ये सब चीज़ नहीं है तो आपका जॉइंट आपका सालों साल आपका साथ देता है और कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, एक एज के बाद एक वियर एंड टियर बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स में आर्थराइटिस होती है, गठियाबाई होती है, उनमें एक जनरलाइज्ड डिजीज होती है, उनमें थोड़ा सा जॉइंट की डिफॉर्मिटी आती है, तो वो उनमें कभी कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट जल्दी करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने पोस्चर को ठीक रखते हैं, वॉक करते हैं, अपना कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, या कोई अगर चोट लगी है तो उसका टाइमली निदान करते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, तो आपको ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बार लोग बाग इजीली वे में कह देते हैं कि बस अब आपका जॉइंट ना इलाज है, ये जॉइंट बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हमेशा क्रॉस ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट हम क्रॉस ओपिनियन से बचा सकते हैं, और पेशेंट अगर चाहे तो बचा सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कराऊंगा और मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सरसाइज जॉइंट रिप्लेसमेंट को होने से बचाती है, वही एक्सरसाइज आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी करनी है, तो उसमें उस जॉइंट रिप्लेसमेंट की एज को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। बहुत पहले देखा गया था कि जैसे शोल्डर के आसपास कोई भी अगर पेन हुआ तो लोग सोच लेते कि ये फ्रोजन शोल्डर हो गया, बड़ी कॉमन टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 100 पेशेंट शोल्डर जॉइंट पेन के हैं तो उनमें से सिर्फ 5% को ही फ्रोजन जॉइंट है, बाकी जो 95% डिजीज़ है वो किसी कारण की वजह से और बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। तो एक बार ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गया हर चीज़ में कि आप किस तरीके से जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारी जॉइंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं, तो उन चीज़ों का आप राय लेके उनका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के किसी भी जॉइंट को, ना केवल नी जॉइंट को, हमारी रीढ़ की हड्डी में भी जॉइंट होते हैं, बहुत सारे जॉइंट होते हैं, गर्दन में भी होते हैं, फिंगर्स हैं, एल्बो में, ये सब में होते हैं। अगर किसी को चोट लगी है तो उसका टाइमली अगर आप निदान करेंगे तो वो डिफॉर्मिटी से बच जाएंगे। किसी को जन्मजात कोई बीमारी है तो उसको जन्म के पहले भी डायग्नोज किया जाता है कि इसको ये बीमारी होगी तो इसका क्या ध्यान रखें। या जैसे ही बच्चा है गाँव में नेगलेक्ट हो जाता है, वो हेल्थ फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाता, तो आजकल लेकिन ये अवेयरनेस बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, टीवी के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल से, बहुत कुछ ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैंने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो हम लोग उसमें फोकस भी इसी पे करते हैं कि कॉमन पब्लिक तक ये मैसेज जाए, आसानी से जाए, और हर आदमी अब अपनी एक ट्रीटमेंट की फ़ाइल बनाने लग रहा है। दो क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि मैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि अलर्टनेस है। धीरे धीरे आके ये सब चीज़ें जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगे, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ गई है उसकी वजह से कुछ बीमारियां भी डायग्नोज होने लगी हैं, कुछ ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से आने लगे हैं। और ऑर्थोपेडिक्स में तो एकदम से काफ़ी डेवलपमेंट ही हो गया। पहले सिर्फ प्लास्टर से इलाज होता था, आजकल तो ट्रीटमेंट करके उसको जल्दी से जल्दी बिस्तर से उठा के मूवमेंट के लिए बनाया जाता है। इस तरीके से अगर हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक डिजीज से बच सकते हैं। You all three are all four indeed are the real heroes. और मैं अपने इस प्रोग्राम के एंड पे अपने प्रोड्यूसर को भी कहूँगा कि we should play national anthem in response and in respect of all four of you as well. But also bigger input is that you are the heroes of the society. Sir, मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया हूँ. Should I say or in this public place or not, we wish you all the best for your Safdarjung Hospital. Okay, we wish you that you become the director of the whole institution ASAP, and our best wishes are there with you. Thank you very much for all the panels and all the guests. I'm sorry that you all had to wait a little while. I apologize for that. We have more interesting
decisions and discussions that are to be followed. We have a couple of felicitation because you all are the real heroes. There are a couple of felicitations. सुनील कुमार शर्मा जी हैं, यदि इंस्पेक्टर हैं CISF के तो वो प्लीज़ आएँ, और अमित कुशवाहा जी हैं सेवपुर के कार्यपालक पालन अधिकारी हैं, यदि वो हैं यहाँ पे तो प्लीज़ आएँ। पहले उनका सम्मान और फिर हमारे चारों डॉक्टर्स का सम्मान, और उसके बाद एक नया पैनल। मोर इम्पॉर्टेंट विल बी टॉकिंग अबाउट legal arbitration and also about the culture and tourism. And what is important is how our National School of Drama could change, act as the change or to the people at large. एक बार आप सबकी तरफ से तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। ये हमारे मेहमान हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमित जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आएं। केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका एक प्रतिरूप उसी को मेमेंटो के रूप में हमने तैयार किया है। एक वो भी एक मैसेज है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। और डॉक्टर रजनीश मोहन सिवान, CMO माता गुजरी हॉस्पिटल, इन सबका एक बार आपकी तालियों के साथ इन सबका हम थैंक्स करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं और आप इसी तरह से लोगों की ज़िंदगी को बचाने का, उसे बेहतर बनाने का और इस ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को अवेयर करने का काम आप करते रहते हैं और करते रहे हैं। और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा, एक सोच ये है कि हम न सिर्फ ट्रीटमेंट करें, न सिर्फ क्योर करें, बल्कि प्रिवेंशन के लिए भी तरीके अपनाएं, रास्ते अपनाएं, और वो रास्ते इसी रूप में होंगे कि लोगों को हम अवेयर कर सकें। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशनल एंथम के लिए आइए हम सब खड़े हों अपने स्थान पर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सो मच। आभार हमारे सभी पैनलिस्ट का।
जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है।